Hair restoration is not about changing your hairline. It is about to get back your confidence. Hi, I am Dr. Shivani Atri Singh, board certified plastic and cosmetic surgeon at Anaisha Aesthetics, Delhi. आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस जो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको पता होने चाहिए या फिर जिनके बारे में कम बातें होती है। सो हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों में सक्सेसफुल होता है और किन में नहीं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेयर लॉस कितने टाइप का होता है। सो हेयर लॉस जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जिनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं, जिसमें कि मेल्स में जो फ्रंट हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ रिसीड कर जाती है और साथ में कई बार क्राउन रीजन में भी बाल कम हो जाते हैं। इसको हम ग्रेडिंग करते हैं ग्रेड 1 से लेकर 7 तक, जिसे कि नॉर्वुड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ग्रेड 1 to 4 के केसेस में जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी बेहतर और एक्सपेक्टेड होते हैं, बट ग्रेड 5 to 7 में देखा जाता है कि उतने एक्सपेक्टेड या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें डोनर भी कम होता है और बॉल्डनेस का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक या पोस्ट बर्न के बाद जो हेयर लॉस होता है, जिसे कि हम सिकाट्रिकल एलोपेशिया भी कहते हैं। ऐसे केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और अच्छा, अगर आपके पास डोनर एडिक्वेट होता है तो फिर उसमें अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। थर्ड इज द एलोपेशिया एरियाटा, या जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि आपके हेयर लॉस जो होता है वो पैची हेयर लॉस होता है स्कैल्प से या बियर्ड से। इन केसेस में हमें देखना होता है कि जो लॉस है वो प्रोग्रेसिव है या स्टैटिक हो गया है। अगर ये स्टैटिक होता है तो हम इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एंड इट विल गिव अ गुड रिजल्ट, बट अगर वो प्रोग्रेसिव हेयर लॉस है तो हमें पहले उसे ट्रीट करना होता है, उसके लिए मेडिकेशंस लेनी होती हैं ताकि वो एक स्टेबलाइज हो जाए और तब आगे फर्दर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो फोर्थ में आता है ट्रैक्शनल एलोपेशिया। ट्रैक्शनल एलोपेशिया मोस्टली फीमेल्स में होता है, बट कुछ मेल्स में भी होता है जो लंबे बाल रखते हैं और बाल पीछे की तरफ बांधते हैं, जिससे कि हेयर लाइन पीछे रिसीड कर जाती है। ऐसे केसेस में भी हेयर लाइन को फॉरवर्ड लाने के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट देता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों में अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं ग्रेड्स 5 to 7 में बहुत एक्सपेक्टेड डिजायर रिजल्ट नहीं आता है। सिमिलरली जिनका डिफ्यूज हेयर लॉस होता है उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता। टीनेजर्स जिनमें एक्टिव हेयर लॉस हो रहा है उस केसेस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं करते हैं जब तक कि आपको उस हेयर लॉस को स्टेबलाइज ना कर लें, हेयर रूट स्ट्रेंथन ना हो जाए। उसके लिए आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है एंड आफ्टर वंस द हेयर फॉल जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाए के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है या थायराइड है जिसके कारण हेयर लॉस हो रहा है, उन केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत डिज़ायर रिजल्ट नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चेन स्मोकर होते हैं या फिर जिनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अपनी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लोगों में भी डिजायर रिजल्ट आना डिफिकल्ट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक, प्रोसीजर, रिकवरी टाइम, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1 साल तक आ जाता है, बट आफ्टर 4 to 5 ईयर्स और 10 ईयर्स क्या रिजल्ट रहता है। सो 4 से 5 साल में ऐसा नोटिस किया गया है कि पेशेंट को हेयर फॉल होने लगते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं कि डेंसिटी कम हो गई है या हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा होने के कुछ रीज़न होते हैं जिसे कि समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ मेडिकेशंस या लोशंस लगाने के लिए दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, लगाने होते हैं, ताकि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं और जो आपके पुराने पहले बचे हुए बाल हैं स्टेबल रहें और वो हेयर फॉल ना हो। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो परमानेंट जोन से लिए जाते हैं, तो वो फॉल नहीं करते हैं, बट जो टेम्परेरी हेयर जो आपके 5-6 साल पहले होते हैं बट आफ्टर 4 to 5 ईयर्स वो फॉल होने लगते हैं, जिससे कि डेंसिटी कम दिखने लगती है। सेकंड जो मोस्ट अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम वर्किंग हैं तो हमें किस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, समर में ठीक है या विंटर में ठीक है, कितने दिन का लीव लेना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट को हम वीकेंड प्रोसीजर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबी लीव कर लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप वीकेंड पे जैसे फ्राइडे करा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एंड मंडे से यू कैन जॉइन योर वर्क, अगर आपका सिटिंग जॉब है और कहीं पॉल्यूशन और उसमें आपका फील्ड में कोई एक्सपोजर नहीं है। वेदर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप विंटर समर
किसी भी वेदर में करा सकते हैं, बिकॉज आजकल सब एसी में रहते हैं, तो यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इन एनी वेदर। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ट्रांसप्लांटेड हेयर में कलर कर सकते हैं या उसको कटिंग करा सकते हैं, तो येस, ये ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं ये जैसे आपके नेचुरल हेयर होते हैं उसी तरह होता है। सो आप इनको कलर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं, इट विल रीग्रो लाइक योर नेचुरल हेयर। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप का और कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट मुझे कराना चाहिए, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड कंसल्ट टू योर प्लास्टिक सर्जन। वो आपके डोनर एरिया को देख के और जो आपका रिसिपिएंट एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कौन सा बेस्ट रहेगा, वो आपको ट्रीटमेंट प्लान वही आपका बता सकते हैं। सो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी स्कारिंग आती है, बाद में जहाँ से हेयर फॉलिकल लिया जाता है वहाँ पे दिखता तो नहीं है स्कार, तो हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल स्कारिंग नहीं आती है, इवन इफ वी डू FUE और वेदर वी डू FUE में हम एक एक हेयर फॉलिकल निकाल के को ट्रांसप्लांट करते हैं, सो उसमें स्कारिंग बिल्कुल पता नहीं चलता। FUT भी अगर हम लेते हैं, FUT में हम एक स्ट्रिप लेते हैं स्किन के साथ पीछे से, तो उसमें भी पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम क्लोजर करते हैं उसको ट्राइकोफाइटिक क्लोजर कहते हैं, जिसमें कि आपके हेयर्स के लाइन जो होते हैं वो इस तरह ओवरलैप करते हैं कि आपका स्कार विजिबल नहीं होता है। पीपल समटाइम ऑल्सो आस्क कि हम कब से स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं या कब से ड्राइविंग कर सकते हैं। सो स्विमिंग आप जो है आफ्टर 14 डेज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और आप हेलमेट जैसे हेवी हेलमेट ये सब डाल के ड्राइव करना, आप यू हैव टू टेक अराउंड 7 डेज ऑफ ब्रेक फ्रॉम इट। इसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो कि हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है या जो यूजुअली नॉर्मली बहुत डिस्कस नहीं होता, बट अगर फिर भी आपके कुछ ऐसे क्वेरीज हैं या क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं, और ऐसे मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।